ये 2 दिन जो आपने देखा, आपको कैसा लगा? ऐसा कोई है कि बोलेगा नहीं ये गलत है, बेकार है? ऐसा कोई है? नहीं, अपोजिंग पार्टी का भी ध्यान नहीं। मंच पर जो महामहिम सम्मानीय व्यक्ति विराजमान है, अपने अपने क्षेत्र में वो बहुत ही बढ़िया काम है। जैसे हमारे डॉक्टर आरती सिंह साहब है, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 अधिकारियों की उनके नेतृत्व में देखने के लिए क्या है कि उत्तर प्रदेश में केवल मैदानी प्रदेश ही नहीं है, तो बुंदेलखंड का प्रतिपाती प्रदेश और पहाड़ी प्रदेश। अभी आपने वो अनार देखा, अनार कुंभ में मिट्टी है क्या वहां? नहीं, क्या है? घने जंगल पत्थर में खड़े हुए काली मिट्टी में। जैसे हमारी लता बेन पर ये जुझारू महिला है, परिस्थिति से, सरकार से और व्यवस्था से। सूरत की है, अब बढ़िया मॉडल पर प्रचार कर रही है मॉडलों में। जहां भी कोई गलत काम है वहां तक मैंने उसको नाम दिया झांसी के रानी। फूल कुमार जी, फूल कुमार जी हरियाणा के बहुत ही सुंदर पंचस्तरीय बागवानी का मॉडल, बहुत। उनके खेत पर लगातार तांता चलता है, अधिकारियों का, किसानों का देखने, इतना ही नहीं पत्रकार भी लगातार। देखने में आपको कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल सादे है, लेकिन कल तो क्रोध आया पकौड़ा। ये हरियाणा की मिट्टी का दोष है। हमारे राजकुमार पटेल जी पंचस्तरीय बागवानी का बहुत ही बढ़िया मॉडल, जो भी देखा तुरंत वहां तुरंत। और जो गुजरात में परिस्थिति अभी आन पड़ी है, हमारे जन आंदोलन को सहायता देने वाले भी लोग हैं, विरोध करने वाले भी लोग। विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनको कुछ नहीं मिलता, सरकार से जुड़कर कुछ मिलता है क्या देखने के लिए। राजकुमार जी, दत्ता जी, हमारे अमित पटेल, हमारे राजीव पटेल एक ऐसे जीवन हुए लड़ते रहे सत्य के लिए, असत्य के लिए। जैसे हमारे जितने भी गुजरात से लोग आए हैं, 160 लोग आए। कितने लोग आए गुजरात से? ये कम संख्या नहीं है। I was having expectation only 50। मैंने जो अपेक्षा की थी कितनी किसानों की? 50। कितने आ गए? 3 गुना। गुजरात के लोग बहुत ही क्या कहे आध्यात्मिक, लेकिन इन लोगों में थोड़े दोष है। पहला दोष है ये खाते रहते हैं दिन भर। कितना खाते रहते, तो आप देखो खाएंगे
लेकिन पैसा नहीं खाते। वो नीरव मोदी था, वो भाग गया। जुझारू है, खाने का शौक है, और बोलते इतने हैं कि रोक नहीं पाता, ब्रह्मदेव भी नहीं रोक पाता। ये मिट्टी का गुंडन है। संजू शर्मा जी, बुलंदशहर, केवल 2.5-3 एकड़ को कितना कितना संजू 2.5 एकड़ 3.5 एकड़ में स्वर्ग तैयार किया है। स्वर्ग। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अजय कुमार जी 3-4 बार गए वहां, पति को स्टाफ जा रहा है, अधिकारी जा रहे हैं। एक ऐसे है हमारी सेना में। ये अभय चौधरी के पिताजी श्याम, मैंने उनका मॉडल देखा, अरे अद्भुत। ये अभय पूरा महाराष्ट्र में घुमा, जहां जहां अच्छा है वो देखा, और वहां तुरंत दिखता वो थोड़ा वाला है, थोड़ा वाला नहीं है। एक ऐसा है हमारे लखनऊ से हर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरांचल तीनों राज्यों में सुभाष वालेकर पार्टी का लगातार प्रचार करेगा। प्रचार कार्य में कोई दोष ना है, शादी नहीं की, पूरा जोश के पास यही विषय, जहां भी रखेंगे यही विषय, झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन विषय रात दिन एक ही मन में कि इसको आगे कैसे बढ़े। ऐसे लोग इसमें आ गए, ये हमारा सौभाग्य है। तो ये कुछ सरल बात नहीं है। हमारे अशोक भाई भोपाल के पास इनकी जमीन है, और ये मॉडल पूरे मध्य प्रदेश में रासायनिक में जितना गेहूं की उपज होती है उससे ज्यादा उपज बंसी की ले लेते हैं। एक ग्रुप बनाया है और सरकार के साथ सहयोग करके किसानों को बदलने की कोशिश है। हमारे कश्यप है, घोषणा के पास इसी दिन में लगे। गुजरात में एक ऐसा माहौल है, गुजराती लोगों के दिमाग में एक बैठ गया, वो छोड़ते नहीं, वो करते। तो बहुत सारे लोग इसमें हैं। पहली बात, 2 दिन में जो भी आपने देखा, केवल देखा नहीं, अंतरात्मा में उसको क्या किया, पकड़ लिया। आप नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। पत्थर है, मिट्टी नहीं है, चमत्कार है। देखा आपने अनाथ का चमत्कार, नहीं भूलेंगे। पूरी दुनिया में आज ऐसी स्थिति में मानव समूह आ गया है, उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा। इसका कारण है, एक तो ये महायुद्ध जो यूक्रेन और रूस के बीच में हो रहा है, इसका कारण है वैश्विक महामारी, ग्लोबल रिसेशन। इसका कारण है प्राकृतिक संसाधनों का विनाश,
चौथा कारण है पाश्चात्य अर्थशास्त्र का विफल बन रहा है। और पांचवा कारण है जो महत्वपूर्ण है, वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ। ये जो प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, समस्याएं हमारे सामने आन खड़ी है, ये मानव निर्मित है, ईश्वर निर्मित नहीं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ये मानव निर्मित है, ईश्वर निर्मित नहीं, प्रकृति निर्मित। उसका परिणाम देख रहे हैं आप, ये ऋतु बदल गया है, प्रकृति बदल गई। मैं बचपन से देख रहा था, धूप काल में धूप काल, धूप काल में शीतकाल में, शीतकाल में शीतकाल ठंड, शीतकाल में धूप काल में, वर्षा काल में वर्षा, वर्षा काल में धूप काल में। ऋतु पक्के थे, ऋतु का जो दौड़ना था वो निश्चित दिशा में अनिश्चित संक्षेप में दौड़ा। आज पूरा बदल गया। बारिश में बारिश नहीं होती, बारिश कब होती है, धूप नहीं होती। धूप काल में ठंड काल में ठंड का गायब हो गई, वहां भी धूप काल आ गया, शीतकाल। ये ऋतु बदल बहुत ही घातक सिद्ध हो रहे। एक उदाहरण देता हूं, गेहूं की फसल, गेहूं की फसल की बुआई जब खोपरे का तेल जम जाएगा तो हमारे पास देशी गेहूं की बुआई होती थी। हमारी खेती एक अलग प्लॉट रखा जाता, 10-12 एकड़ का अलग प्लॉट उसी के लिए देशी गेहूं, और बीज अंकुरित होने के बाद जिस शुद्धि अवस्था में, जिस शुद्धि अवस्था में जो जो प्रकाश काल फोटो पीरियड चाहिए वो अगर पौधों को प्राप्त होता है तो सर्वोच्च उत्पादन मिलता है। 21 अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर 21 जनवरी ये उस दक्षिणायन का अंतिम पड़ाव है। इसमें दिन में ठंड चाहिए, रात को भी ठंड चाहिए। लेकिन जैसे उत्तरायण चालू होता है 21 दिसंबर से, तो रात को तापमान बढ़ना चाहिए और दिन का तापमान निरंतर बढ़ना चाहिए और रात को ठंडी बढ़ना चाहिए। अब रात को ठंडी नहीं है और दिन में photo period is most essential for the growth and development of plant or crop plant body. Global warming changed entire timetable of the earth. इसके लिए
अभी इस साल मार्च महीने में गेहूं का दाना पक होने का काल होता है। मार्च महीने में 36 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, 36 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो उपज ज्यादा मिलती है। जैसे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा 18% उपज बढ़ेगी, दाना बारीक होगा। इस साल मार्च में टेम्परेचर कितना था? 40, दाना बारीक हुआ क्योंकि दाना पक्वता काल में जितना फोटोग्रेफ चाहिए नहीं मिला। ये भविष्य में बहुत बड़ा खाद्य संकट खड़ा करेगा, बहुत बड़ा, खाने को नहीं मिलेगा, ख्याल करें। जब सूरज की रोशनी 10 घंटे दिन में पौधों को मिलती है, 10 घंटे, तो 10 घंटे में 1 वर्ग फीट पत्ता एक दिन में 12.5 किलो कैलोरी सौर ऊर्जा संग्रहित करता है, 4.5 ग्राम खाद्य निर्मित करता है। 1 वर्ग फीट पत्ता एक दिन में 4.5 ग्राम से हमें 1.3 ग्राम दाने की उपज मिलती है, या 2.25 ग्राम गंदे की उपज मिलती है, या फलों की उपज मिलती है। लेकिन कब? जब पत्ता 10 घंटे काम करेगा। खाद्य निर्मित के लिए पत्तों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सौर ऊर्जा चाहिए। पत्तों को बहुत छेद, सूक्ष्म छेद होते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमेटा, पर्णछेद। और जो पर्णछेद है उसको एक विशिष्ट कोशिकाओं को घेरा लगाया होता है, सुरक्षा कोशिका, गार्ड सेल्स। एक गार्ड सेल्स माने हमारा वो गेटमैन होता है, गेटमैन, बंद करना खोलना। जब स्टोमेटा पर्णछेद खुलेगा तो सौर ऊर्जा अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। नहीं खोला तो नहीं जाएगा। जिस दिन ईश्वर निर्मित घड़ियाल के द्वारा जितना जितना सूरज की रोशनी की प्रखरता पौधों को चाहिए, अगर वो है तो पर्णछेद खुला रहेगा, नहीं तो बंद होगा। अब क्या हो रहा है? मैं बचपन से देख रहा हूं, कोई भी फसल 24 से लेकर 32 अंश शतांश में बहुत बढ़िया आती है, फल की पेड़ बहुत बढ़िया होते हैं। अब ऋतु बदल से क्या हुआ है? वो सब ईश्वर निर्मित टाइम टेबल बिगड़ गया। 10 घंटे काम करेगा तो 2.25 ग्राम आपको प्रोडक्शन मिलेगा प्रति वर्ग फीट, और 5 घंटे अगर बंद रहेगा क्योंकि धूप नहीं है, बादल है, लगातार बादल आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तापमान 2 डिग्री बढ़ गया है। तापमान बढ़ने से क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग से ये समुद्र का जो हवा है वो हवा का तापमान बढ़ गया है, समुद्र के ऊपर का, समुद्र के पानी का तापमान बढ़ गया है। समुद्र के पानी का तापमान बढ़ गया तो बाष्पीभवन बढ़ गया है, कहां से इवेपोरेशन। और एक बाष्पीभवन बढ़ गया है, हवा में नमी आती गई, बादल बनते गए, और बादल पानी लेकर कहां आ गए? हिंदुस्तान में आ गए। घने बादल, स्टोमेटा बंद हो जाता है, खाद्य निर्मित बंद हो जाती है। ये गहरा संकट है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज बहुत खतरनाक संकट है। वो आगे गहराएगा, ज्यादा गहरा है। इसको क्या समाधान है? ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? क्योंकि आपको समझना है।
सिंह साहब कहाँ हैं? आइए। क्या है जो आप सुन रहे, लगातार पढ़ रहे ना, सुन रहे ना, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन सुन रहे? ये एक दुष्ट चक्र है मानव निर्मित। जब सूरज की रोशनी नीचे आती है तो सूरज की रोशनी सौर ऊर्जा लेकर आती है, लेकिन केवल सौर ऊर्जा नहीं लाती, वो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी लाती है, रेज लाती है, कुछ घातक किरण भी लाती है, अल्ट्रावायलेट रेज, अतिनील किरण, अत्यंत घातक। अगर सूरज की रोशनी के साथ एक अतिनील किरण पृथ्वी पर आएंगे, अल्ट्रावायलेट रेज, और मानव के शरीर पर धूप पड़ने के बाद अपने शरीर में प्रवेश करेंगे, तीन बातें होती है। हमारी रोग प्रतिरोध शक्ति घटती है, नंबर 1, इनेट इम्यूनिटी इज लॉस्ट। नंबर 2, नपुंसकता बढ़ती है। नंबर 3, शरीर में हार्मोन्स का इम्बैलेंस बढ़ता है। 18 साल की लड़की ऋतुस्नात होती थी, अब 10 साल की हो रही है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस फसलों पर गिरता है, फसल की प्रतिरोध शक्ति घटती है, उत्पादन क्षमता घटती है। इंटरनल म्यूटेशन डाइवर्सिफाइड होता है। स्वयं उत्परिवर्तन क्रिया ये अप्राकृतिक रीति से काम करती है। इट इज नॉट ए नेचुरल प्रोसेस, अननेचुरल प्रोसेस। परिणाम उपज घटती है, प्रतिरोध शक्ति घटने से कीट आते, बीमारी आते, उत्पादन घटता है। इसीलिए ईश्वर ने क्या किया कि सूरज की रोशनी के साथ जो अतिनील किरण यहां आ रहे उसको रोका, वो पृथ्वी पर न जाए, मानव को इसका तकलीफ न हो, फसलों को इसकी तकलीफ न हो, इसलिए क्या किया, हमारे वायुमंडल के ऊपर एक वायु का लेयर बचा दिया, उसको ओजोन कहते हैं। ओजोन वायु, O3। ओजोन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, सोख लेता है, फिल्टर करता है। अशुद्ध सौर रोशनी कहां आती है, दिस इज द सीमा सुरक्षा दल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब ओजोन ही खत्म हो रहा है। क्यों हो रहा है, पहले तो नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है? ओजोन नष्ट होने के लिए 3 कारण है। एक, कार्बन डाइऑक्साइड, 2, मीथेन, 3, नाइट्रस ऑक्साइड। These are 3 greenhouse gases। ये 3 हरितगृह वायु है जो ओजोन को नष्ट कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि मानव जब प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था तो ये अतिनील किरण नीचे नहीं आते थे, नुकसान नहीं करते थे। साथ में ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जो मीथेन ओजोन को नष्ट कर रहे थे, उसकी निर्मित नहीं होती थी। वायुमंडल में जितना प्राकृतिक स्तर है उतना ही रहता है। इसका मतलब है कि हमारे फसलों का, मानव का, अब पर्यावरण का विनाश करने वाले ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को रोकना है, वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन को, तो क्या करना पड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको नुकसान कर रहा है उसको बंद करना, उसको घटाना पड़ेगा। नाइट्रस ऑक्साइड को घटाना पड़ेगा और मीथेन को घटाना पड़ेगा, उसकी निर्मित बंद करना
नहीं तो बिल्कुल संभव है। दूसरी बात, ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ग्रीनहाउस गैसेस, इनकमिंग सोलर लाइट नीचे आने वाली सूरज की रोशनी में से हीट को पकड़ लेता है, ऊष्मा को सोख लेता है। आउट गोइंग हीट ऑल्सो एब्सॉर्ब। जब भूमि तपती है और भूमि से जो ऊष्मा ऊपर जाता है हवा में, वो भी उसको सोख लेता है, ये ग्रीन हाउस गैसेस। इससे क्या होता है, हवा का तापमान बढ़ता है। हवा का तापमान बढ़ गया कि समुद्र में क्या होता है, पानी का तापमान बढ़ जाता है। लगातार बादल खड़े होते हैं, लगातार बारिश होते हैं, ठंड गायब, बारिश गायब, सब गायब, और उनको बदल होता है, नुकसान ही नहीं। एक बिंदु तक हम पहुंच गए, एट एनी कॉस्ट, किसी भी परिस्थिति में हमें हरित गृह वायु का उत्सर्जन रोकना ही। अबे उत्सर्जन करने वाले कौन है, ये भी लिखना पड़ेगा। देखिए, आई क्लेम ओपनली, मैं खुलेआम दावा करता हूं, चैलेंज है, 60% contribution has been given by organic farming in the emission of the greenhouse gas. ये जैविक खेती की बात हो रही ना, गो आधारित खेती, जैविक खेती, ये हरित वायु का उत्सर्जन करने के लिए 60% जवाबदेह है, जिम्मेदार। When I claim, it is my commitment to prove scientifically. जब मैं दावा करता हूं तो मेरा दायित्व बनता है कि वो सिद्ध करे। गो आधारित कृषि, इसका मतलब है देशी गाय के गोबर खाद का उपयोग जिसे करता है वो क्या है, हुआ। जैविक कृषि, इसमें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग होता है, खलियों का उपयोग होता है, वो क्या है, जैविक ऑर्गेनिक खाद। वैदिक कृषि, पंचगव्य, दशगव्य, अग्नि। अब देखिए, गोबर का खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इनमें 46% कार्बन है। कितना है, 46। गोबर के खाद में, कंपोस्ट में, वर्मी कंपोस्ट में 2 प्रकार के संयुग होते हैं। There are 2 type of compounds. एक कार्बनिक संयुग, कार्बनिक कंपाउंड्स, और दूसरा नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। अब आपने गोबर का खाद छिड़क दिया, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। अब गोबर के खाद में, कंपोस्ट खाद में, वर्मी कंपोस्ट में जो कार्बन होता है वो स्थिर कार्बन होता है, स्टेबल कार्बन। आपने वो फेंक दिया। जैसे दिन का तापमान 28 डिग्री के ऊपर चढ़ता है, 20 डिग्री, दिस स्टेबल कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू अनस्टेबल कार्बन। स्थिर कार्बन का रूपांतर अस्थिर कार्बन में होता है। और जब 36 अंश 27 के ऊपर तापमान बढ़ेगा दिन का, तो अनस्टेबल कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल कार्बन। ये अस्थिर कार्बन उड़नशील कार्बन में कन्वर्ट होता है और पूरा हवा में चला जाता है। देखिए, आपके उत्तर प्रदेश का तापमान कितना होता है धूपकाले में, कितना होता है? 45। नागपुर में 48। अगर कश्मीर का कोई नागपुर में आएगा, उसका ऑमलेट हो जाएगा दोपहर। इतना तापमान 36 के ऊपर वो भागने लगता है, 48 में रुकेगा क्या? Entire carbon is emitted in the atmosphere. Entire, no single gram is extinguished. एक कार्बनिक कंपाउंड का विघटन जैसे आप फेंकते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स नाम के जीवाणु करते हैं।
Actinomycetes decompose the carbonic compounds from compost, vermicompost and cow dung manure. जैसी एक्टिनोमाइसिस उसको विघटित करते पूरा कार्बन ऊपर आता है, कार्बन इज रिलीज इमीडिएटली। कार्बन अकेले नहीं रहता, उसकी दोस्ती होते हैं प्राणवायु से, ऑक्सीजन से। जैसे कार्बन मुक्त हुआ, हवा में जो प्राणवायु उसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, एक इट इज ऑक्सीडाइज, प्राणिक भवन क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है। यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का काम, आपके मौत का कुआं खोदने का काम कौन कर रहे हैं? गोबर खाद डालने वाले, ये कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट डालने वाले। यहां बैठे हुए छोड़ कर दे तो मुझे टमाटर मांगे। कितना खतरनाक है टेक्नोलॉजी, गो आदत कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कितना खतरनाक है। अरे चलेंगे मेरा खोलो ऐसे को सबको, आइए साइंटिफिकली सिद्ध करिए। अपने चेहरे छुपाते हो, हिंदुस्तान को बर्बाद करते हो। दूसरी बात, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो होते हैं, प्रोटीनस कंपाउंड्स, गोबर के खाद में, कंपोस्ट में, वर्मी कंपोस्ट में, दे आर आल्सो डिकम्पोज बाय एक्टिनोमाइसिस। इसका विघटन एक्टिनोमाइसिस करते हैं तो अमोनिया पैदा होता है। क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया। None of the root of any plant take the nitrogen in the ammonia form. They want the nitrogen form. किसी भी पेड़ पौधे की जड़ जो नाइट्रोजन लेती है वो अमोनिया के रूप में लेती, नाइट्रोजन के रूप में लेती। जैसे अमोनिया तैयार हुआ, हवा में आया या भूमि में पैदा हुआ एक्टिनोमाइसिस, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस जीवाणु अमोनिया का रूपांतर विघटन से नाइट्राइट में करते हैं, NITRIT, नाइट्राइट। These nitrites are not in available from the root because root cannot take the nitrite. They want nitrite. थर्ड स्टेज में नाइट्रोबैक्टर पेनिसिलियम फंगस नाइट्रेट का रूपांतर नाइट्रेट में करते हैं, NITRAT, नाइट्रेट में करते हैं। इन द थर्ड स्टेज इट इज कंटिन्यूअस। जैसे नाइट्रेट तैयार होता है, अगर 100 किलो नाइट्रेट तैयार होता है, जड़ें केवल 10% लेती है, 90% नाइट्रेट भूमि में होता है। कुदरत का कानून है, अस्त्यापरिग्रह, अनावश्यक संग्रह, जहां से आया वहां लौटना ही। ये नाइट्रोजन कहां से आया था? हवा से आया था। कहां जाएगा? हवा से। तो क्या होगा? ये 90% नाइट्रेट्स व्हिच इन द सॉइल, जो भूमि में है, उसका विघटन 3 नाइट्रोजन मुक्त नाइट्रोजन में कौन करता है? माइक्रोकॉकस डीनाइट्रिफिकेंस जीवाणु, माइक्रोकॉकस डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, और मुक्त नाइट्रोजन मुक्त होता है। जैसे नाइट्रोजन मुक्त होता है, हवा में प्राणुओं के साथ उसकी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड निर्माण होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, ये हवा में जाता है। ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है। हिम्मत है तो आओ सामने, सिद्ध करो साइंटिफिक, गो आदत खुशी। चेहरे छुपाते हो, हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हो। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है, मुक्त होता है, 120 साल रहता है, वातावरण में नष्ट नहीं होता। ये कंपोस्ट का खड्डा है, घेर है, वर्मी कंपोस्ट का पीट है, और हमारा गोबर का खाद है। उसके अंदर हाथ डालिए, स्वामी जी, क्या होता है? भयंकर हीट होती है ना, हीट, भयंकर तापमान होता है।
एक तापमान क्यों निर्माण होता है? क्योंकि वहां विघटन क्रिया हवा पर जीने वाले जीवाणु नहीं करते, हवा के बगैर जीने वाले जीवाणु करते, अनएरोबिक बैक्टीरिया करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया नहीं करते। एक्चुअली दे आर स्पॉइलिंग द मैटर। वो सडन क्रिया होती है और सडन क्रिया से क्या होता है? हीट पैदा होती है। कंपोस्ट के अंदर, वर्मी कंपोस्ट के अंदर, गोबर खाद के अंदर जो सडन क्रिया होती है, वो सडन क्रिया से ज्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कीटोन, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन की निर्मित होती है। सबसे ज्यादा मीथेन वहां निर्माण होता है, हवा में चला जाता है, 20 साल बाद रहता है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। हमारे भूमि में अगर 2.5%, 2.5% कार्बन है तो हमारी भूमि बलवान है। मेरे पास आंकड़े हैं सर्वेक्षण के। हमारे भारत के मिट्टी में केवल 0.3% कार्बन है। भिखारी है, भिखारी। क्यों नहीं ठहर रहे भाई? आप गोबर का खाद डाल रहे हो ना, ये कार्बन कंटेंट क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि वो क्या हो रहा है? हवा में जा रहा है। आप रोक नहीं पाओगे, ईश्वर का कानून है, जो जहां से आया वहां वह लौटना ही पड़ेगा। Because the God want to balance the nature and natural elements. अब बताइए, ग्लोबल वार्मिंग से हम बर्बाद हो रहे, हमारी फसलें बर्बाद हो रही, मानव की प्रतिरोध शक्ति खत्म हो रही है, कोरोना आ रहा है, डायबिटीज आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, कैंसर आ रहा है और हमें मोक्ष प्राप्ति हो रही है। अब मैं आपको सवाल करता हूं, कौन कौन है जो कैंसर से मरना चाहता है? हाथ ऊपर करिए। इधर स्टेज पर कोई है? ऊपर की हाथ। यानी कोई भी मरना नहीं चाहता, जिंदा रहना चाहता। 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ता है, 40% उत्पादन घटता है, 3% जो टेम्परेचर है वो बढ़ने की आशंका अभी बता रहे हैं। IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इट इज द कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो रिपोर्ट आई है अभी हाल में, वो रिपोर्ट बता रही है अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोका नहीं गया तो शायद 2060 में हमें खाने को नहीं मिलेगा। ये निश्चित है, ये निश्चित है। 18 क्विंटल प्रति एकड़ का अभी अगर 10 क्विंटल में आ गया, आगे और कम होगा तो क्या खाएंगे? पत्थर खाएंगे क्या? एक बहुत बड़ा गहरा संकट। अगर इस गहरे संकट से उभरना है तो पहला काम करना होगा, जैविक खेती को आगे बढ़ाना होगा, है ना? क्या करना होगा? क्या करना होगा? बंद करना होगा। गो आधारित कृषि को बंद करना। लेकिन कोई सोच नहीं रहा है, कोई सोच नहीं रहा है। क्यों नहीं सोच रहा है? क्योंकि 160 रुपए किलो दूध बेचा जा रहा है, 3000 रुपए किलो घी बेचा जा रहा है, पैसा आ रहा है ना। बंद कौन करेगा? गौशाला बढ़ती जाएगी, संकट बढ़ता जाएगा, इनकी जेब बढ़ती जाएगी। हिंदुस्तान का क्या होगा? कोई सोच रहा है? सोचने का समय कहां है इनके पास? साथियों, समस्या की निर्मित करने वाले कौन है? दोष सरकार को मत दीजिए, दोष व्यवस्था को मत दीजिए। हम है, लेकिन हमारा भी दोष नहीं है। हमारे अंदर एक चांडाल चौकड़ी बैठी है, काम, मोह, लोभ और तृष्णा, अनकंट्रोल डिजायर, ये कर रहा है।
रासायनिक कृषि में जब आप यूरिया डालते हो, यूरिया का पानी के साथ संयोग होता है मिट्टी में, तो यूरियस नाम के एंजाइम यूरिया मॉलिक्यूल का विघटन करते हैं और अमोनिया पैदा होता है। क्या होता है? ये अमोनिया अगेन डिकम्पोज नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया एंड माइक्रोकॉकस जीवाणु, उसका नाइट्रेट पैदा होता है। नाइट्रेट अगेन डिकम्पोज बाय नाइट्रोबैक्टर एंड पेनिसिलियम फंगस। नाइट्रेट क्या होता है? और नाइट्रेट अगर डिकम्पोज होता है उसका फ्री नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन मिलता है और नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होता है। Only 7% nitrogen is even available to the roots. 93% nitrogen is converted into nitrous oxide. क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? हिम्मत है तो वैज्ञानिक स्तर पर सिद्ध करो, साइंटिफिकली। यूरिया की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज मानवता के लिए। इसको मैंने नाम दिया है बौद्धिक आतंकवाद, इंटेलेक्चुअल मिलिटेंसी। साथियों, इसका मतलब है जब ये नाइट्रेट्स बनते यूरिया के बाद 7% नाइट्रेट्स का शोषण जड़ें करते हैं, 90% नाइट्रेट मिट्टी में रहता है। एक तो कन्वर्ट होता है नाइट्रस ऑक्साइड में, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। जड़ें नाइट्रेट को उठाती है और जड़ों को एक बुरी आदत है, संकर किस्मों की जड़ें, जन्नुक रूपांतरित किस्मों की जड़ें, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये आवश्यकता से ज्यादा खाते हैं, आवश्यकता से ज्यादा खाते हैं, क्योंकि जो फिकर है उसको उद्युक्त करता है खाने के लिए, ज्यादा खाओ ज्यादा खाओ। अब 10 ग्राम की आवश्यकता है, 20 ग्राम खाया, 10 ग्राम खाली बचा। ये 10 ग्राम कहां होता है? जड़ों ने लिया। पत्तों में जो कोशिकाएं हैं, 2 कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह है, इंटर सेलुलर स्पेस, इसमें संग्रहित होता है ये नाइट्रेट। ये नाइट्रेट खतरनाक जहर है, खतरनाक जहर, हाईली पॉइजनस। जब आप छिड़काव करते हो कीटनाशक दवाओं का, विदिन 7 सेकंड अवशेष पत्तों को सौंप लेते, पत्तों में, फलों में वो संग्रहित होते हैं। इसी 2 कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह और कोशिका में जो फैट है उसमें संग्रहित होते हैं। ये जड़ है, अंदर गया, नाइट्रेट गया और इसका कीटनाशक दवाओं के अवशेष अंदर गए, पत्तों में, फलों में, सब में, अपने खाने के। जब आप खरपतवारनाशी दवाओं का छिड़काव करते हो भूमि पर, इट इज हाईली पॉइजनस, इट डिस्ट्रॉय ऑल बायोसिटीज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मे बी माइक्रोफ्लोरा और माइक्रोफाउना। एक खरपतवारनाशी दवा भयावह जहरीली है। अब क्या होता है? ये जड़ें उसको सौंप लेती है अवशेषों में, उसके अवशेष भी कहां जाते हैं? हमारे आहार। और रासायनिक कृषि से खाया हुआ आहार जब हम खाते हैं तो एक यह कहां जाता है? हमारे शरीर में जाता है। ये जड़ है, हमारी प्रतिरोध शक्ति को क्या करता है? जैसे हमारी प्रतिरोध शक्ति नष्ट हुई, आपको क्या होता है? कोरोना होता है, डायबिटीज होता है, हार्ट अटैक होता है, और ऊपर का टिकट अभी डॉक्टर के पास जाते हो। ये दुष्ट चक्र है, दुष्ट। रासायनिक हो या जैविक, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट में कैडमियम
आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड, शीशा, क्रोमियम जैसे अत्यंत खतरनाक जहरीले जड़ पदार्थ हेवी मेटल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। खुलेआम बोल रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं, ये होते हैं। और जब पौधे की जड़ें उठा के आहार में जाते हैं, हम आहार खाते हैं तो सारे कहां जाते हैं? हमारे शरीर में जड़ जाते हैं। ये कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, बट इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। यहां वैज्ञानिकों ने ग्रुपों में एक काम हुआ है, मेरी किताब में उसको साइंटिफिक एविडेंस दी है, मेरी किताब पढ़िए आप। अब मुझे बताइए, आप मरना नहीं चाहते? मरना नहीं चाहते ना, जिंदा रहना चाहते हैं। तो जिंदा रहना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? रासायनिक कृषि से पैदा हुआ खाना आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना? खाना खाना पड़ेगा। और जैविक खेती से खाना भी खाना बंद करना पड़ेगा, बंद करना। सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में कोई डालना ही नहीं है। गोबर का खाद नहीं, कंपोस्ट नहीं, वर्मी कंपोस्ट नहीं, बायोडायनामिक नहीं, ईएम सोल्यूशन नहीं, और ये आपके वेस्ट डिकम्पोजर नहीं, और वो गोबर का अमृतम नहीं। अरे अमृतम, ये अमृत है? कुछ भी नहीं। तो औषध जाने का, जड़ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर जड़ शरीर में जाएगा नहीं तो प्रतिरोध शक्ति नष्ट होने का सवाल ही नहीं। और प्रतिरोध शक्ति नष्ट नहीं होगी तो डॉक्टर का घर भरने की आवश्यकता ही। यहाँ बैठे हुए डॉक्टर को छोड़कर भी बोल रहा हूं, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। हम दवा मुक्त समाज चाहते हैं। कौन सा? दवा मुक्त समाज चाहते हैं। मानव को दवा की आवश्यकता है, जंगली प्राणियों को दवा की आवश्यकता क्यों नहीं है? ये पंछियों को क्यों नहीं है? इसका मतलब है दवा मुक्त जीवन ईश्वर ने प्रदान किया है। इसके लिए जन्मता हमारे लिए पास एक वरदान दिया जिसका नाम है इनेट इम्यूनिटी, प्रतिरोध शक्ति। ये प्रतिरोध शक्ति सारे बीमारी को नजदीक नहीं आने देती। ये प्रतिरोध शक्ति नष्ट करने का काम ये जड़ करता है, जो हम खाते हैं, जड़ करता है। आपको अभी समझ में आएगा हमें क्या करना है। सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में कोई जहर डालना ही नहीं है तो फिर बीमार होने का सवाल ही। अब मैं आपको पूछता हूं, रासायनिक कृषि आगे बढ़ाने का काम कौन कौन महाविद्वान करेगा? रासायनिक कृषि को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा? इसके आगे कोई नहीं करेगा, एक भी हाथ में नहीं है। ठीक है, रासायनिक खाद बंद कौन करेगा? रासायनिक खेती। कुछ हाथ खाली है क्या? एजेंट है क्या कंपनियों के? यहाँ भी खाद है नीचे, ऊपर भी आपका हाथ नीचे। बहुत बढ़िया। ये गो आधारित कृषि सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक। गो आधारित प्राकृतिक कृषि सबसे खतरनाक है। ये जैविक कृषि सबसे खतरनाक है। कौन कौन बंद करेगा मुझे बताइए? कौन कौन बंद करेगा? गौशाला वाले नहीं बंद करेंगे, किसान बंद करेंगे, क्योंकि उनको 160 रुपए मिल रहा है, 3000 रुपए किलो गेहूं। विकल्प है सुभाष पालेकर। एक देशी गौ माता से 30 एकड़ की खेती। कितनी? एक देशी गौ माता एक दिन में औसतन 11 किलो गोबर देती है।
हमें 10 किलो गोबर महीने में एक बार डालना है, 1 एकड़ के लिए। महीने में एक बार 1 एकड़ के लिए कितना डालना है? 10 किलो। एक देशी गाय का एक दिन का 10 किलो गोबर 1 एकड़ के लिए। महीने में कितने दिन होते हैं? 30। 30 दिन का गोबर कितने एकड़ के लिए? 30 एकड़ के लिए। एक देशी गौ माता लाइए और 30 एकड़ खेती करिए। सुभाष पर गाय की कमी नहीं है। अगर पूरे भारतवर्ष में सुभाष पालेकर प्रगति मिशन को अमल में लाया जाएगा, हमें केवल 4 करोड़ गाय चाहिए। कितने चाहिए? 4 करोड़। हमारे देश में लाइफ स्टॉक जो है 29 करोड़ का है। पालतू प्राणियों की संख्या 29 करोड़ है। उनमें से 8 करोड़ देशी गाय है। कितना है? 8 करोड़। हमें चाहिए 4 करोड़। देशी गाय कितने हैं? 8 करोड़। आवश्यकता से कितने हैं? गाय का सवाल ही नहीं है। बुंदेलखंड में गाय पकड़ना है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में डालना है, बस ये करना है। सिंह साहब सुन रहे, शायद वो करेंगे। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करते। मैंने कहा देशी गौ माता ईश्वर निर्मित है, मानव निर्मित नहीं है। पहले गौ माता इस धरातल पर आई, लाखों साल बाद ये 2 पाव का पानी आ गया। मानव, अगर मानव बाद में आया, इसका मतलब है गौ माता की निर्मित मानव ने, अब गौ माता की निर्मित मानव ने किसने की? ईश्वर ने। गौ माता ईश्वर का संदेश वाहक है, मैसेंजर है, देवदूत है, देवदूत है। अब गौ माता खड़ी है, बोल नहीं सकती, आपके साथ संवाद नहीं कर सकती, लेकिन बॉडी लैंग्वेज है, शरीर बोलिए, देह बोलिए। गौ माता गोबर डालती है, कहां डालती है? संदेश दे रही है, मेरा पूरा का पूरा गोबर भूमि में डाल। कहां डाल? भूमि में डाल। उसकी कंडी मत कर, जला मत, उसकी दवा मत बनाओ, पंचगव्य, भूमि डाल। आदेश दे रही गौ माता, आदेश दे। जो गोबर, 1 ग्राम गोबर में कम से कम 300 करोड़ उपयुक्त जीवाणु। 1 ग्राम देशी गौ माता का गोबर आया। 12 साल मैंने इस पर अनुसंधान किया, मेरे पास हर बात का जवाब है। 1 ग्राम में 300 करोड़, 10 किलो में 30 लाख करोड़, अनंत करोड़। और ये जीवाणु भगवान ने क्यों भेजे? अनंत करोड़। विजिबल अनविजिबल, इनविजिबल, दृश्यमान और अदृश्यमान, क्यों भेजे? भगवान बगैर कोई कारण किसी को भी नहीं भेजता है। क्योंकि प्लानिंग कमीशन ने किसी को भी भेजेगा। अगर भगवान ने देशी गौ माता के गोबर में अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु दिए, इसका मतलब उनको काम भी दिया है। ह्यूमस निर्मिति में इनका सबका काम है। ह्यूमस निर्मिति, ह्यूमस माने हमारी भूमि की ऊर्जा शक्ति, फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी, हमारी माँ, हमारा खाद्य भंडार, हमारा रसोईया, हमारी रसोई, ह्यूमस से सब कुछ होता है। अब भगवान गौ माता के माध्यम से बोल रहा है कि मैंने इस गोबर में अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु भेजे है, उनका ह्यूमस निर्मिति में रोल है, भूमिका है। आप इनको काम में लगाओ, क्योंकि ह्यूमस निर्मिति के लिए सब आवश्यकता है। अब आप क्या करते हो? 4 जीवाणु की प्रजातियां उसमें से निकाल देते हो गोबर में, जो तेजी से विघटन करते हैं और वेस्ट डिकम्पोजर बनाते हैं। 50-60 उसकी प्रजातियां निकालते हो और गोकुप्रा अमृतम बनाते हैं। अब ये बताइए, गौ माता आदेश दे रही है, गोबर में जो भी जीवाणु है वो सबको भूमि में डाल।
उसमें से अलग मत निकाल, उसका जामन मत तैयार कर। आप क्या कर रहे हो? उसको अलग निकाल रहे हो और क्या कर रहे हो? कल्चर बना रहे हो। मुझे लगता है गौ माता का सुनने वाला भक्त है कि गौ माता को न सुनने वाला भक्त है? कौन है? सुनने वाला भक्त है। ये सुन नहीं रहा है, ये सुन नहीं रहे गौ माता का, इसको विरोध में काम कर रहा है, ये गौ भक्त है? ये बीज कमल वाला गौ भक्त है? गो भक्त करने का अधिकार। देखिए, ये विज्ञान है, ये आध्यात्म है। देशी गाय का गोबर भूमि में पड़ता है, आधे देते गोबर भूमि में जाना चाहिए। गौमूत्र कहां पड़ता है? भूमि पर। क्या आधे दे रही है गौ माता? गौमूत्र को क्या करना है? भूमि में करना है, दवा के रूप में नहीं करना है, दवा के रूप में नहीं करना है। प्रकृति में दवा नहीं है, प्रकृति में दवा, आप क्या कर रहे हो? दवा का उपयोग कर रहे हो। गोबर नीचे गिरता है, गौमूत्र नीचे गिरता है, भूमि का अधिकार है, भूमि में जाना चाहिए। लेकिन अगर दूध पीने वाला बछड़ा मां के पास नहीं है तो दूध नीचे नहीं गिरता, बछड़े के मुंह में गिरता है। कहां गिरता है? ईश्वर गौ माता के माध्यम से आदेश दे रहा है, दूध पर केवल मेरे बछड़े का अधिकार, ये मानो तेरा अधिकार। वो बछड़े का दूध आप दोहते हो, खुद पीते हो, चोर है, डकैत है कि संत है? कौन है आप? कौन है आप? ईश्वर निर्मित व्यवस्था को चैलेंज दे रहे हो, उसको आध्यात्म कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? गौ माता दे दी मेरे बछड़ों को। मेरे पास 200 गाय थी, मेरे मामा जी के पास 500 गाय थी, 150 एकड़। मेरे मामी ने, मेरे माँ ने कभी भी देशी गाय का दूध बेचा नहीं, निकाला नहीं। दूध के लिए भैंस रखी जाती थी उस समय, आज भी भैंस रखी जाती है। ये हमारे बैल कैसे थे? अरे 10-10 कुंटल बोझा खींच लेते थे, दौड़ते थे। मेरे गांव से 22 किलोमीटर शहर था, 3 घंटे में 22 किलोमीटर जाते थे। इतनी ताकत होती थी। क्यों? बछड़े को जो चाहिए सब मिल जाते। ईश्वर बोलता है कि दूध का पर अधिकार मेरे बछड़े का। अगर वो अधिकार आप छीनते हैं तो ईश्वर को मानते हैं? मानते हैं? आप में शाकाहारी कौन कौन है? शाकाहारी, ठीक है। शाकाहारी में इन्होंने 2 हाथ ऊपर किए, डबल शाकाहारी। शाखा माने वनस्पति जन्य आहार, शाक माने सब्जी, समझियो? शाक माने सब्जी, शाखा माने सब्जियों का आहार, वनस्पति जन्य आहार, अनेक पत्ते, फूल, फल, कंद, दाने, ये हमारा आहार है, शाका। ईश्वर ने आदेश दिया है कि तुझे शाकाहारी करना है। हमारे बंदर और मानव का जो संयुक्त एक नाम का प्राणी था वो शुद्ध शाकाहारी था, जिसमें मानव निर्माण हुआ। आज भी बंदर शाकाहारी है, मानव क्या होगा? खुला चैलेंज है, सिद्ध करे मानव मांसाहारी है। खुला चैलेंज है, सिद्ध करे साइंटिफिकली। इसका मतलब है शाका माने वनस्पति जन्य आहार, केवल वनस्पति से मिलने वाला आहार ही शाकाहारी है। दूध प्राणीजन्य आहार है, गाय पौधा नहीं है, गाय पेड़ नहीं है, गाय क्या है? प्राणी है। इसका मतलब है गाय का दूध क्या है? प्राणीजन्य आहार है, मानव का आहार नहीं है। मानव का आहार दूध पीना ईश्वर के साथ बगावत करना है। मानव छोड़कर कोई भी प्राणी अपने सगी मां का दूध छोड़कर किसी प्राणी का दूध नहीं पीता। फिर दिखाइए कोई प्राणी है, मानव छोड़कर कोई भी प्राणी
अपने सगी माँ का दूध छोड़कर सिख रानी का दूध नहीं पीता, ईश्वर का कानून है, 100% फॉलो करते, 100% फॉलो करते। लेकिन हम क्या करते हैं? बछड़े की दूध की चोरी करते हैं, माखन चोर। हमें आध्यात्म हम भूल गए, सही आध्यात्म हम भूल गए, गलत आध्यात्म सामने लाए, धर्म को भूल गए, अधर्म को सामने लाए। साथियों, अगर दूध मानव का आहार नहीं है क्योंकि वो प्राणीजन्य है, बछड़े का अधिकार है, इसका मतलब है दूध बिना आध्यात्म नहीं है, शाकाहार नहीं। अब मुझे बताइए कौन कौन शाकाहारी है? अभी एक भी हाथ नहीं उठेगा क्योंकि चाय में दूध पिया है, चाय में दूध। मैं दूध नहीं पीता, मैं दूध नहीं पीता, अमित भी दूध नहीं पीता क्योंकि हमारा आहार ही नहीं है। क्यों पिए? ये बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे दूध पिलाते हैं, माँ का दूध बंद होने के बाद क्या होता है? अस्थमा आता है, दमा आता है, ये सब नाक में बहने लगता है। ये क्यों है? लंग्स प्रॉब्लम खड़े हो गए, लंग्स। बच्चों का शरीर गौ माता का दूध, भैंस का दूध स्वीकार नहीं कर रहा है, इसके रिफ्लेक्शन आ रहे हैं। ये बहुत गहरा विज्ञान है, मुझे मालूम है किसी को भी मेरा विज्ञान पसंद नहीं आएगा, ये पचाएगा नहीं, पाचन होगा ही नहीं, एलर्जी हो जाएगी, एलर्जी। लेकिन अंत तक मैं बताते रहूंगा ये आध्यात्म नहीं, ये नास्तिकता, इट इज एथेइज्म, इट इज नॉट स्पिरिचुअलिज्म, एक पाखंड है। हमारे जन आंदोलन में नास्तिकता को कोई भी अस्तित्व। साथियों, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारा भारतीय आध्यात्म शास्त्र पंच तत्वों की बात करता है, पंचमहाभूत, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। पृथ्वी माने खनिज जो भूमि से ले जाते हैं, मिट्टी। आप माने पानी जो मानसून देता है। तेज माने सौर ऊर्जा, सूरज रोशनी देता है। पृथ्वी, आप, तेज। वायु माने कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्ते हवा से देते हैं। और आकाश महाभूत माने कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड ऊर्जा जो ब्रह्मांड में है। किसी भी पेड़ पौधे का, मानव का, सजीव का शरीर पंच महाभूत से होता है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। अब हम देखेंगे ये जो क्लेम कर रहे हैं कृषि वैज्ञानिक, यहां बैठे हुए छोड़कर कि यूरिया डालना ही पड़ता है, फॉस्फेट डालना ही पड़ता है, पोटाश डालना ही पड़ता है, इनका दोष नहीं है, इनका दोष नहीं है। ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और लाइबिक का सिद्धांत है, दोष हमारा नहीं है, ये अमेरिकन षड्यंत्र। आप मुझे बताइए, अगर आवश्यकता है, हम एक उदाहरण देंगे, ये घना जंगल, प्रकृति कब पैदा हुई? मानव निर्मित के पहले पैदा हुई कि बाद में हुई? पहले। इसका मतलब है प्रकृति की निर्मित मानव ने नहीं की, किसने की? इसका मतलब है प्रकृति ईश्वर निर्मित संविधान है, नेचर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गॉड। अगर आपको ईश्वर को जानना है तो प्रकृति को जानना पड़ेगा। किसको जानना पड़ेगा? ईश्वर दो प्रकार के
आध्यात्म ईश्वर की संकल्पना दो प्रकार की है। निर्गुण निराकार ईश्वर, निर्गुण निराकार इनफॉर्मल, जो मंदिर में खोज रहे हम, लगातार खोज रहे, हजारों साल से नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन अस्तित्व नकार नहीं सकते, अस्तित्व नकार सकते, क्योंकि हर क्षण में अनुभव होता है अस्तित्व ईश्वर। जैसे उदाहरण दूंगा, हवा है, हवा दिखा सकते हो, ये हवा है नहीं, लेकिन अस्तित्व नकार सकते हैं क्या? वैसा ईश्वर है, निर्गुण निराकार। मैं जब मंदिर में जाता हूं और समाधि लेता हूं, समाधि यानी मैं प्रार्थना करता हूं आंखें बंद कर, मुझे लग रहा है कि कोई तो भी वेवलेस आ रहे हैं, वेरिएबल वेवलेंथ के मैसेज आ रहे हैं, अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये अनुभूति है, मैं साइंटिफिक सिद्ध नहीं कर पाता, असंभव है, लेकिन मेरी अनुभूति है, आपकी अनुभूति है, पुष्टि हो रहा है गड़बड़। इसका मतलब है ईश्वर हमें देख नहीं सकते क्योंकि वस्तु नहीं है, लेकिन अस्तित्व नकार नहीं सकते। दूसरा अस्तित्व है सगुण साकार, सगुण साकार में ही साक्षात प्रकृति। अगर ईश्वर को जानना है तो प्रकृति को जानो, ईश्वर अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आएगा। प्रकृति माने घने जंगल, घने जंगल का विशाल का पेड़ अनगिनत फलों से लदा हुआ, बिना मानवीय सहायता खड़ा है, चाहे आम का हो, इमली का हो या जामुन का। देखिए, एक कृषि वैज्ञानिक बोलते हैं यूरिया डालना ही पड़ता है, नाइट्रोजन देना ही पड़ता है, फॉस्फेट पोटेश देना ही पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है, नहीं तो पौधे बढ़ेंगे नहीं, उत्पादन मिलेगा। घने जंगल का कोई भी पेड़ का कोई भी पत्ता तोड़े, दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में प्रदर्शन नहीं करेगा। You cut down any leaf of any plant in the forest and you initiate in the laboratory. आपको नाइट्रोजन की कमी नहीं मिलेगी, फॉस्फेट की कमी नहीं मिलेगी, पोटेश की कमी नहीं मिलेगी, कैल्शियम की कमी नहीं मिलेगी, गंधक की कमी नहीं मिलेगी, मैग्नीशियम की कमी नहीं मिलेगी, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, कुछ भी कमी नहीं मिलेगी, कुछ भी अन्न खाद्य तत्व की कमी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है जंगल के पेड़ पौधों को बिना मानवीय सहायता, बिना मानवीय अस्तित्व नाइट्रोजन मिल गया, फॉस्फेट मिल गया, पोटेश मिल गया, सभी खाद्य तत्व मिल गए। किसने दिए? कुदरत। ये बताइए, किसने दिए? ईश्वर ने दिए, मानव ने, मानव ने। इसका मतलब है ईश्वर की एक अद्भुत स्वयं विकासी, स्वयं पोषी, स्वावलंबी अवस्था है। मैंने उसका ही उपयोग किया है, बाकी। आप मुझे बताइए, ये लाइबिक नाम का वैज्ञानिक जिसके सिद्धांत पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति का महल खड़ा कर दिया है। समय की आवश्यकता थी, मैं स्वीकार करता हूं, हमारे पास पर्याप्त अनाज नहीं था, हरित क्रांति हमें स्वीकार करना पड़ा, सही है। लेकिन वो लाइबिक क्या करता है? दावा कर रहा है पौधों के वृद्धि विकास के लिए जो आवश्यकता है तत्व है वो भूमि में नहीं होते, भूमि में नहीं होते, ऊपर से खाद के रूप में डालना ही। अब मुझे बताइए, जंगल के पेड़ पौधों को नाइट्रोजन मिल गया, फॉस्फेट पोटेश मिल गया, सब कुछ मिल गया, कहां से लिया? भूमि से लिया। अगर लाइबिक के सिद्धांत के अनुसार भूमि में नहीं होता तो मिलता क्या? नहीं मिला है। इसका मतलब भूमि अन्नपूर्णा है। लाइबिक महा झूठ बोल रहा है, भूमि में कुछ नहीं होता, जो दावा है लाइबिक का सरासर झूठ है, और झूठ बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि नाम है उसका लाइबिक, झूठ, बड़ा झूठ बोलने वाला। जब लाइबिक का जन्म हुआ, उसके माँ को मालूम था ये झूठ बोलने वाला है, नाम रख दिया लाइबिक। जो झूठा सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने एक रासायनिक कृषि का महल खड़ा कराया, वो कोई सच हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दिमाग में से टेक्नोलॉजी निकाल दी गई, ईश्वर ने सारी व्यवस्था कर दी है,
जन्म से पहले खाने पीने की व्यवस्था, जन्म से पहले जब बच्चे का जन्म होता है उसके पहले माँ की छाती में दूध की निर्मित ईश्वर करता है, बाद में जन्म बच्चों को भेजता है। ऐसा कभी होता है क्या? बच्चे का जन्म हो दूध का है, कोई प्लानिंग कमीशन है क्या? समय पर उसको बनने वाला है। जन्म के पहले खाने पीने। आपके गांव में 10 कुत्ते होते हैं, लावारिस, कोई मालिक नहीं होता, मालिक नहीं है, कोई मालिक नहीं है, लावारिस है। कभी किसी गांव में ऐसी घटना घटी कि लावारिस कुत्ता भूख से मर गया? जिसके घर लिखा होगा वही जाएगा, उसको मिलेगा ही मिलेगा। जन्म से पहले खाने की व्यवस्था, पौधों की खाने की व्यवस्था ईश्वर ने की है। ये कॉन्ट्रैक्ट मानव को नहीं दिया। फसलों को आपूर्ति करने का कॉन्ट्रैक्ट मानव को नहीं दिया, ये ईश्वरीय व्यवस्था है। सुभाष पालेकर पाकोत्कृष्ण में व्यवस्था हम खड़ी करते हैं। देखिए साथियों, मैं उदाहरण देता हूं आपको। ये धान की फसल, गेहूं की फसल खड़ी है। आपने खड़ी फसल को काट दिया और उसका भार किया, सपोज इट इज 100 kg, 100 किलो है। अब इस 100 किलो खड़ी फसल को आप धूप में सुखाइए। पूरा सूखने के बाद जो ड्राइड मैटर है, सूखा हुआ भाग है, वो 22 किलो है। कितना है? 22 से 25 किलो। यानी 100 किलो हमने फसल ली थी, सूखने के बाद कितनी घट गई? 78 किलो घट गई। क्या 78 किलो क्या है? 70 kg पानी है। कहां से आया था? मानसून ने दिया था। कहां जाएगा? बातों में जाएगा। वह वापिस जहां से आया वापस गया। 100 kg में 70 kg पानी है। ये मानसून ने दिया है। ये बड़ी पाइपलाइन है, हिंद महासागर से लेकर कहां तक? बारामती तक, बादल के रूप में। कोई बिल भेजा है? मानसून ने बिल भेजा है, मुफ्त में पानी मिला है। जिस साल पानी गिरेगा तालाब में पानी, बांध में पानी, जिस साल पानी नहीं गिरेगा बांध खाली है और कुएं खाली है। अकाली अकाल देने वाला कौन है? मानसून है। कभी बिल भेजा? मुफ्त में भेजा। एक 22 किलो सूखा भार है। इधर मत दिखे, खाना नहीं मिलेगा आज, नहीं चलेगा। एक 22 किलो सूखा भार है। मेरे शिविर में 20 पे 10 लोग होते हैं। सुबह 9 बजे चालू होता है, रात को 8-10 बजे तक कोई भी नहीं उठता, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। मैं पूछता हूं उठना है क्या? नहीं सर, चलने दीजिए। आज मैं वो प्रयोग करने वाला हूं, रात भर चलेगा। एक 22 किलो सूखा भार है। अब उसको जलाइए। जलते समय 2 घटनाक्रम घटते हैं। एक धुआं काला काला और ज्वाला है। एक काला काला धुआं कार्बन है जो हवा से लिया था। कहां चला गया? हवा में चला गया। अब कार्बन दिया हवा ने, बिल भेजा, मुफ्त में मिला। ज्वाला माने सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा और कॉस्मिक एनर्जी। कहां चली गई? सूरज की तरफ चली गई। बिल भेजा? सूरज ने बिल भेजेगा? नहीं भेजा। संपूर्ण ज्वलन क्रिया समाप्ति के उपरांत जो सफेद राख बचती है वो 1.5 किलो होती है। कितनी होती है? कितना उड़कर गया? 98.5% उड़ कर गया। 100 किलो पौधों में, 100 किलो फसल में 98.5% क्या है? पानी है। मानसून ने दिया, आपने नहीं दिया, मुफ्त में दिया। सोलर एनर्जी है, किसने दिया? सूरज ने दिया। और हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड हवा ने दिया, मुफ्त में दिया। अरे कहां खाद डालने की आवश्यकता है? मुफ्त बना जा रहा है, मुफ्त बना जा रहा है। दिमाग में से खाद निकाल दीजिए, दिमाग में से खाद निकाल। मेरा दावा है 10,000 साल के इतिहास में पहली बार सुभाष पालेकर दावा कर रहा है कोई भी खाद किसी भी पौधे का खाद्य नहीं है, डालने की कोई आवश्यकता नहीं। हवा में 17.6% नाइट्रोजन है,
हवा महासागर नाइट्रोजन का, हवा से नाइट्रोजन लेकर जड़ों तक पहुंचने का कॉन्ट्रैक्ट जीवाणु को दिया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु, ये जीवामृत में है, ये जीवामृत में है। जीवामृत डालो, सब फसल लो, ये जीवाणु भूमि में जाते हैं, हवा से नाइट्रोजन लेते हैं, सिम्बायोटिक हो या नॉन सिम्बायोटिक, जड़ों को उपलब्ध करके यूरिया डालने की आवश्यकता कहाँ है? मुझे बताइए, चले जाए, दिखाओ, सिद्ध करो यूरिया डालने। मूर्ख बनाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है। अरे भगवान ने दिया है ना, महासागर दिया है, और जड़ों को देने का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है? जीवाणु को दिया है, आपको नहीं दिया। भूमि में फॉस्फेट होता है, लेकिन पका हुआ नहीं है, कच्चा है। पकाने का काम पीएचवी बैक्टीरिया करता है, फॉस्फेट सोलोग्राफी बैक्टीरिया। देशी गाय के गोबर में होता है, जीवामृत नहीं, जीवामृत डालिए, ये बैक्टीरिया अपने आप अंदर जाएगा, पकाएगा, जड़ों तक फॉस्फेट पहुंचा देगा। डीएपी डालने की आवश्यकता नहीं। पोटैश बोलते हैं, लेकिन नॉन अवेलेबल है, इसका मतलब पका हुआ नहीं है। पकाने का काम बैसिलस सीडिकस करता है, हमारे देशी गाय के गोबर में होता है, जीवामृत में होता है। वो क्या करता है? उसका पकाता है और जड़ों तक पोटैश पहुंचा देता है। हाई ऑक्सीडेंट गंधक देता है, हेल्थ बैक्टीरिया लो देता है, माइक्रोलाइजा फंगस सब कुछ देता है। हमें कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी डालने की। 2 दिन से आप देख रहे हो, 15 साल से वो बागल जी, महेंद्र बागल क्या कर रहा है? केला ले रहा है। कोई डिफिशियंसी देखा है आपने? देखा है कमी? दिमाग में से खाद निकाल लीजिए, जल्दी निकालोगे तो ये भेजा खाद नहीं बनेगा, जल्दी निकाल। साथियों, खुलेआम दावा कर रहा हूं, कोई भी खाद किसी जड़ का खाद्य डालने की आवश्यकता है। पड़ोस के अनार पर बैक्टीरियल ब्लाइट है, हमारे अनार पर नहीं है। वहां मिलीबग है, यहां मिलीबग नहीं है। वहां एसिड एफिड है, यहां नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम हमारे शरीर में पौधों के प्रतिरोध शक्ति क्या करते हैं? जागृत करते हैं। ये काम हिम्मत करता है। कोई हिम्मत नहीं किसी कीट की, वो कीट आए हमें खाए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 100 किलोमीटर दूर से भागेगा, अंदर नहीं आएगा, क्योंकि हम प्रतिरोध शक्ति है हमारे। इसका मतलब है खाद बंद, दवा बंद। सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में देशी बीजों का उत्पादन संकर बीजों से ज्यादा मिलता है। चैलेंज है, सिद्ध करते हैं, हमारे मॉडल खड़े हैं। ब्रिटिश से भी ज्यादा मिलता है। अगर सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में देशी बीजों का उत्पादन संकर बीजों से ज्यादा मिलता है, तो देशी संकर बीज लेने की आवश्यकता है? बीज खरीदना नहीं है, खाद खरीदना नहीं है, दवा खरीदना नहीं है, कुछ भी खरीदना नहीं है। गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर में जाएगा। जब आप अतिरिक्त फसल बेचोगे तो देश का शहरों का पैसा गांव में आएगा, गांव आबाद होगा, आत्मनिर्भर बनेगा, तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आत्मनिर्भर बनने से कुछ नहीं होगा। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया आत्मनिर्भर भारत का, केवल ग्राम आत्मनिर्भर बनने से होगा, कृषि आत्मनिर्भर बनने से होगा। क्योंकि निर्मित है कृषि में है, निर्मित है हमारे भूमि में है, शहरों में निर्मित नहीं है। एक दाना आप अरहर का डालिए 5000 दाने मिलते हैं, एक दाना गेहूं का डालिए 250 दाने मिलते हैं। निर्मित है, सृजन है, नवनिर्माण है। शहरों में कारखाना है, 100 किलो कच्चा माल डालोगे तो 95 किलो वस्तु बाहर निकलती है। घट है, जहां घट है वहां संपत्ति की निर्मित नहीं। आत्मनिर्भर भारत शहरों से नहीं होगा, 6.5 लाख देहातों से होगा। ग्राम आत्मनिर्भर बनाना, और ये काम कौन करेगा? सुभाष पालेकर। लेकिन खाली पेट तो कोई गीता नहीं सुनेगा। वो देख रहा इधर सिकट कहाँ है, मिलता नहीं मिलता है।
तो ठीक है, आज हम खाना खाएंगे और कल सुबह में 7 बजे निकलना है। कितना बजे निकलना है? 7 बजे। 7 बजे, 6:30 बजे खाना नाश्ता तैयार हो जाएगा और अपना सामान लेकर आइए। हमें तुरंत यहाँ से 2 घंटे की यात्रा, 1 घंटे का यात्रा, एक हमें गणपति का दर्शन देना है, गणेश जी का। ये अष्टविनायक है, बहुत विख्यात है, दुनिया के लोग आते हैं दतिया के। फिर वहां से गुलाब और भुले के यहाँ चमत्कार देखोगे। 3 एकड़ का किसान क्या कर रहा है, अरे क्या कर रहा है, ये देखोगे अपने आप। वहां 1 बजे तक हमारी शिवरात्रि रहेगी। 1 बजे खाना खाएंगे, 2 बजे 2:30 बजे इनको मेरे साथ बैठना है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के सिंह साहब बोले कि हमें आपके बैठना है, मैं बैठूंगा, आपके साथ बैठूंगा, छत्तीसगढ़ वाले के साथ बैठूंगा। और जिनको तुरंत जाना है, ट्रेन पकड़ना है, वो उसके बाद जा सकते हैं। यहाँ किताबें उपलब्ध है, बीज उपलब्ध है, कभी भी मिलते हैं। तो मुझे लगता है अभी कितने बजे है? हाँ? कितने बजे? 8:40। केवल 8:40 हो गए। हाँ। ठीक। तो साथियों,